ये वह समय था जब तलवारें खून की प्यासी थीं। लोग एक दूसरे को मारकर ही जीवित रहते थे। देवता और जादुई शक्तियां आपस में टकराती थीं और इंसानों की लाशों पर साम्राज्य खड़े होते थे। इसी दौर में शाकू का राजा वीरसेन अपने दुश्मन राजा भीमसेन पर हमला बोल दिया। कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इतने दिनों के युद्ध में वीरसेन की सारी सेना मारी गई और वीरसेन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने राज्य की उत्तर दिशा की ओर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नदी के किनारे रुका और वहां स्नान करके आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा मछुआरा नदी से मछलियां पकड़ने आया। उसने एक वीर योद्धा को देखा तो चौंक कर बोला, हे वीर, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? वीरसेन ने कहा, बाबा, मैं शाकू का राजा वीरसेन हूँ, पर मेरे दुश्मन राजा ने मेरा सब कुछ लूट लिया है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला हूँ। अब मैं किसी काम की तलाश में हूँ, कहीं भी काम करके रह लूंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ खाने रहने की कोई तकलीफ नहीं होगी। वीरसेन उसके साथ चल दिया। बूढ़े मछुआरे की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह वीरसेन से कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद वीरसेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत सुंदर था। उसका नाम दक्ष रखा गया। दक्ष बड़ा रूपवान और बुद्धिमान हुआ। उसने सभी विद्याएं हासिल कर ली और एक मजबूत योद्धा बना। एक रात वह बाहर सो रहा था, तभी आकाश में उड़ती हुई एक यक्षिणी निकली। यक्षिणी उसके रूप पर मोहित हो गई और उसके पास आई। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने दक्ष के माथे को चूमा और फिर उड़कर आकाश में चली गई तथा संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा एक यक्ष आ रहा है। यक्षिणी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय ताम्रदेश से आ रहा हूँ। ताम्र बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप है। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी एक बेटी वैदेही है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे। यक्षिणी ने जब यक्ष से पूछा तो उसने राजकुमारी वैदेही के बारे में बताया। यक्ष ने कहा कि राजकुमारी वैदेही जैसी सुंदरी संसार में दूसरी नहीं। उसके होंठ मूंगे की तरह लाल और कोमल थे। तिरछी मत भरी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला ठिठक जाए। उसकी चाल हसीनी सी मृदुल थी और वाणी में चांदी की घंटियों सी मधुर खनक। जब वह हंसती तो मानो फूल झड़ पड़ते। उसके पिता बादशाह गौर ने करोड़ों अशफियों खर्च कर उसके लिए 7 खंडों का अद्भुत महल बनवाया है। महल के चारों ओर विस्तृत वाटिका है जहां तरह तरह के फलदार और पुष्पित वृक्ष सजे हैं, जिसकी सुगंध से वातावरण महकता रहता है। ऐसी ऐश्वर्य और रूप की चर्चा सुनकर दूर देशों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर शहजादी को विवाह से गौर विरक्ति थी। विवश होकर बादशाह ने घोषणा कर दी कि जो हकीम, ज्योतिषी या तांत्रिक उसे ठीक कर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। इतना सुनकर यक्षिणी ने कहा, शायद तुम राजकुमार दक्षिण को नहीं देखे हो, उसके जितना सुंदर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। इसी बात पर यक्ष और यक्षिणी में वाद विवाद छिड़ गया कि कौन अधिक सुंदर है। अंततः उन्होंने निर्णय किया कि दोनों को साथ रखकर तुलना की जाए। तुरंत यक्ष उड़कर वैदेही को उठा लाया और राजकुमार के पास सुला दिया। दोनों गहरी नींद में थे। तभी यक्षिणी खटमल बनकर राजकुमार को काट गई। वह जागा और बगल में सोई वैदेही को देखकर मोहित हो गया। उसे लगा, काश मैंने पहले इसे देखा होता। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर शहजादी को पहना दी और उसकी नीलम की अंगूठी स्वयं पहन ली। फिर यक्षिणी के जादू से वह पुनः सो गया। अब यक्ष मच्छर बनकर राजकुमारी को डंक मार दिया। वह जागी और सुंदर युवक को अपने पास सोता देख चकित रह गई। विवाह से विरक्त रहने वाली वह भी उसे देखते ही मोहित हो उठी और वह राजकुमार को देखते देखते सो गई। फिर यक्ष राजकुमारी वैदेही को उठाकर उसके महल में पहुंचाया। जब सुबह राजकुमार जागा तो राजकुमारी को पास न पाया, तो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, पर नौकर ने कहा, स्वामी, मैं पूरी रात यहीं पर था, पर मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा और कमरे पर तो बाहर से ताला लगा था। राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह सब स्वप्न था या सत्य, पर उसकी उंगली में राजकुमारी की नीलम की अंगूठी अब भी चमक रही थी, जो गवाह थी कि रात की घटना सच थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।